हम लोग का कल का होमवर्क क्या था? तुगलक वंश। तो बताइएगा कि कुछ पीछे वाला में खिलजी वंश में से किसके शासनकाल में 6 मंगोल आक्रमण हुआ था? हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में 1297 से लेके 1306। पहला कादर के काल में, दूसरा सल्दी के काल में, तीसरा ख्वाजा के काल में, चौथा तारगी के काल में, पांचवा अलीब के काल में और छठा इकबालमन था। हाँ याद है। इसने मूल नियंत्रण प्रणाली शुरू करने के लिए क्या किया था? कौन सा? हाँ, मांस काटने का उपाय। जो कम तोलेगा व्यापारी उसका उतना मांस काट देना है। इसने 4 गो चीज़ें स्थापना करवाया था। जमायत खाना, 1000 खंभा, सीरी की किला, अलाई दरवाज़ा करवाया था ना। उसके अलावा इसने अस्थाई सेना और नकद वेतन देने की शुरुआत किया था। घोड़ा का पर दागे के और हुलिया लिखे के प्रथा की शुरुआत किया था। हाँ, इसके में 2 गो मंडी था, शाहना ए मंडी और सराय ए अदल। शाहना ए मंडी में खदानों से संबंधित था और सराय ए अदल में जो था ये सब तरल पदार्थ से संबंधित था। 4 गो नया अति किया था, नवीन पद स्थापित किया था। दीवान ए रियासत, जो व्यापारियों के देख रेख करने के लिए दीवान ए रियासत था। उसके बाद शाहना ए मंडी, ये क्या था भाई? तो बाजार में क्या करता था? बाजार का अधीक्षक था, बाजार का अधीक्षक। बरीद था जो ना, वो बाजार में घूम करके जो अथी करता था, बरीद। और एक लास्ट था कौची? गुप्तचर। गुप्तचर को कहा जाता था मुनहियान। उसके अलावा और भी कुछ है इसमें फेमस। हाँ, 2 गो अथी था। पहला तो टैक्स लगाता था 1/2। वो बोलेगा लूटे हुए धन को कहा जाता है खुम्स। क्या कहते हैं? खुम्स। उसमें 1/4 से 3/4 कर दिया था। 1/3 से एक शासनकाल में रहता था कौन? अमीर खुसरो। इसे इसका मोहम्मद हसन नाम था, मूल नाम। 1252 में इसका जन्म होता है पटियाली में। तुतिया हिंद कहा जाता है, खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तबला का जनक कहा जाता है, सितार का जनक कहा जाता है, सितारवाद का जनक, ये सब अमीर खुसरो कहा जाता है। इसके दरबार में जो था किताब भी लिखा गया था, तारीख़े फिरोज शाही। कौन लिखा था? जियाउद्दीन बर्नी। तो अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी जो जीवनी है उसमें किसमें मिलता है? तारीख़े फिरोज शाही में। इसमें और 2 और रहते हैं, अमीर खुसरो, एगो इब्न बतूता, एगो इसामी। तो खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रेहला इब्न बतूता, और एगो था फतूह सलातीन, जो पुस्तक का नाम है, वो लेखक है इसामी। कौन है? इसामी। इसके बाद ही अलाउद्दीन खिलजी 1300 मर जाता है। उसके बाद बैठता है कौन? मुबारक खां, जो इसको नंगा पसंद था, आदमी भी और महिला भी, और खुदे घूमने लगता था, भागने लगता था। और इसको मार देता है कौन? खुसरो खां। एक वजीर था खुसरो खां, और खुसरो खां गद्दी पर बैठता है। और खुसरो खां के मार के गयासुद्दीन तुगलक क्या करता है? तुगलक की स्थापना करता है। मलिक काफूर सेनापति थे कल, जो हिजरा 1000 दिनारी कहा जाता है उसके। हाँ, तो लमसम कल वाला एक बार में क्लियर हो गया। हाँ, 1000 रुपये में खरीदा गया। कौन? 1320 ना 1320 में। हाँ, 1320 में। अरे अप्रैल में मारता है और सितंबर में जाके क्या करता है? खुसरो को मार के गद्दी पर बैठ जाता है गयासुद्दीन तुगलक। 15 अप्रैल को मुबारक खां को मारता है, खुसरो खां गद्दी बैठा। अभी सितंबर में रहता है खुसरो खां। उसके बाद आता है गयासुद्दीन तुगलक, खुसरो खां के मार देता है और गद्दी पर बैठ जाता है गयासुद्दीन तुगलक। इस तरह से हो गया किस वंश की स्थापना? तुगलक वंश की स्थापना। 5 सितंबर को तो मार देता है, 3 दिन बाद राजाभिषेक करवा लेता है। गयासुद्दीन तुगलक के समय जो लिया था भूमि ना, लौटा दिया था। जो लिया था ना मिल के भूमि और सब भूमि था ना, वो लेके कुछ बना था, खासा पद बना देता है। खासा का मतलब होता है राजा के नियंत्रण में भूमि। वो ले क्या करता है? सबको फिर से वापस लौटा देता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जो भारत में सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवा शुरू किया था। तो नहरों का निर्माण करने वाला पहला व्यक्ति
इसमें सल्तनत काल में। और ऐसे शुरुआत में महापद्म नंद भी किया, महापद्म नंद भी किया उसमें। हाँ आ जाते हैं। इसने किसको क्या किया था? जो भूमि लिया था अलाउद्दीन खिलजी पुनः सबको लौटा देता है। इसके समय 4 गो कार्य किया था। पढ़ल लिखल सबसे ज़्यादा था, मगर जो भी काम किया असफल हो गया, चारों के चारों। हाँ एमबीटी जैसे इसके शासन का जो एमबीटी है 4 गो कार्य करता है, वो क्या करता है? सबसे पढ़ा लिखा कौन होता है? एमबीटी। हाँ मोहम्मद बिन। एगो एमबीटी से हाँ एगो एमबीटी से याद रखिएगा, बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है। एम से हो गया मास, बी से हो गया बोन, और टी से हो गया टेंडन। मांस को बोन हड्डी से जोड़ता कौन है? टेंडन। मांस को हड्डी से जोड़ता कौन है? टेंडन। और टेंडन को क्या कहते हैं? स्नायु शायद कहते हैं, हिंदी में स्नायु। लिंगामेट को कंडरा कहते हैं। हाँ लिंगामेट को हिंदी में कंडरा कहते हैं। लिंगामेट इंग्लिश नाम है और टेंडन इंग्लिश नाम है। हाँ देख लीजिएगा, हो भी सकता है कि हम भी हमारा तो याद है कि नहीं सर, देखिएगा देख लीजिएगा। चलिए तो बताइए कि सबसे पहले नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर एक माने गांव बसाता है जिसको अपने नाम पर तुगलकाबाद। और यह किस शैली में बना हुआ था? रोमन शैली में। तो तुगलकाबाद को किस शैली में बनाया गया है? रोमन शैली में। और इस दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? छप्पन कोट। क्या कहता है? छप्पन कोट। तो तुगलकाबाद को क्या कहीं कोई और नाम से जानते हैं तो छप्पन कोट से नाम जाते हैं। हाँ इसके दुर्ग में वही किला होता है, चारों तरफ दुर्ग का मतलब होता है चारों तरफ से घेर देना। और 1325 में मर जाता है, माने 20 में बैठता है, 5 साल में करके मर जाता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। और कहाँ पे? बंगाल के अभियान जो जाता है, युद्ध लड़े बंगाल में, बंगाल से लौटता है ना तो जूना खा कर लेता है, वो लकड़ी के महल बने जाता है। तो कोई कहता है ना कि जानबूझ के मार देता है, कोई कहता है कि अपने से गिर के वही में दब के मर जाता है। तो जूना खान किसका नाम था? एमबीटी का। किसका? एमबीटी का। जूना का किसका? हाँ उलुग खान, एक बलबन के उपाधि दिया था ना, वो दामाद है। हाँ उसी बताया था कि उलुग खान इसमें भी है। तो जूना खां या उल्लुग खां भी कहते हैं इसको। मोहम्मद बिन 1325 में क्या करता है? गद्दी पर बैठता है। तो गयासुद्दीन के बाद कौन बैठा? मोहम्मद बिन तुगलक। किस नाम से था वो पहले जानता था? उल्लुग खां या जूना खां। मध्यकालीन में जितने भी है ना दिल्ली सल्तनत में, सबसे पढ़ा लिखा, मैं जो भी काम किया सबसे बुर्बक वाला सब काम हो गया। हाँ बहुत ज़्यादा दूर। अगर काम जितना सोचा था उतना कर लेता ना तो सबसे जितना भी अभी राजा ना सबसे अगर अथी हो जाता है महान। मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी सनक भरी क्रूर योजनाओं के कारण इसे रक्त पिपासु, पागल और स्वप्नशील कहा जाता है। सपने देखते था कि हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, सब कोई सपना पूरा नहीं हुआ। हाँ इसलिए इसको क्या कहते हैं? रक्त पे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा जाता है एमबीटी को। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। तो एमबीटी के कार्य 4 को कार्य किया, वो चारों असफलता। पहला राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। वही दौलताबाद को देवगिरी कहा जाता है, दौलताबाद को ही देवगिरी कहा जाता है। फिर तो हाँ राजधानी परिवर्तन किया 1326 से 1327 में। फिर दोआब में क्षेत्र में कर वृद्धि कर देता है। दो भूमियों के बीच के दोआब कहा जाता है। उसमें क्या किया था? टैक्स बढ़ा दिया। एक तो बेचारा पहले से पानी नहीं है, बेचारा के फसल नहीं हुआ, ऊपर से आप प्रजा पर टैक्स लाद दिए, वो भी हो गया। हाँ 2 हो गया। तीसरा था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। ऐसा मुद्रा लाया ना कि ओकर देखा इसकी और शुरू मार्केट में ओकरा नकली निकाल दिया, नकली छाप दिया। हाँ और एक और अफगानिस्तान युद्ध चल गया लड़े, खुरासान और कराची का अभियान किया। बीचे रास्ता में आधा सैनिक मर गया, आधा सैनिक बीचे रास्ता में मर जाता, फिर लास्ट में उसको लौटना पड़ता। चारों के चारों एक अभियान क्या था? खराब था। दुर्गम है, खाना पहले क्या था? कहा हवाई जहाज से जाइएगा, पहले घोड़ा था, खाना मिलेगा नहीं। पहाड़ी इलाका है, गर्मी उतना ही है, बहुत सारा जंगल भी है, आप हर तरह से आप उसमें महामारी फैल जाएगा, बीमारी हो जाएगा, कुछ कई तरह से कारण से वह मर गया था आदमी। अब पैदल जाना ही है, थोड़ी है कि आप जाना है गाड़ी से ही है। अफगानिस्तान ही है, भारत से अगर जाना है तो वहाँ पे तो सब चीज़ होते हुए पार करना है।
तो हो गया। तब कोची 4 गो। पहला दुआब में क्षेत्र में टैक्स बढ़ा देना, राजधानी परिवर्तन कर देता है, दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी कहिए। फिर एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाता है, ये करवाता है कब? 1329-30 में। सांकेतिक मुद्रा के डेट याद रखिएगा, 1329-30 में। और एक खुरासील, हाँ दोनों पहल का दूसरा का 1326-27 में। अभी खुरासील या खुराचीन का अभियान किया था इसने। एक कृषि विभाग का नया कृषि विभाग बनाता है, अमीर ए कोही। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा ना कि अमीर ई कोही का संबंध किससे है? तो कृषि विभाग से। किससे? कृषि विभाग। तो बोलेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किसानों के खेती करने के लिए या किसानों से संबंधित कौन सा नया पद्धति की शुरुआत किया था? तो अमीर ए कोही। अमीर ए कोही, हाँ बहुत सारा है। दीवान खैरात है, वो आगे FST में जाइएगा तब वो है। हाँ अति के लिए, गुलाम के लिए। खैरात मतलब पैसा के देवेला। हाँ दास, हाँ विधवा जो था ना वो पैसा देवेला। चलिए अब आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने मालिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया, नया जोड़ा हुआ है, याद रखिए पहले नहीं था पुराने में। मोहम्मद बिन तुगलक अपने मालिक प्रत्येक मलिक के सम्मान में, प्रत्येक मलिक उसमें रहने वाला जो खान मलिक बना था ना, उस प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था। एक जारा में, एगो जैसे कैसे होता है बोनस मिलता है कंपनी वाला के, हाँ तो वैसे ही इसको क्या, प्रत्येक मलिक को जारा में भी एक सूट कपड़ा और एगो गर्मी में भी। कौन देता था? MBT। हाँ तो हाँ काम अच्छा किया था। कराई कहा जाता है कि डाक प्रबंध के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़ा फल आता था खुरासान से, खुरासान जिस पर गया था लड़े। हाँ और दूसरा एवं पीने के पानी को गंगा जल मंगवाया जाता है, गंगा जल। बोलिए अभी ध्यान में याद नहीं, सब उधर ही है, ध्यान में नहीं है। सांकेतिक मुद्रा चलवाया था 2 गो, एगो फरिश्ता के अनुसार कांसा, फरिश्ता के अनुसार कांसा, और बर्नी के अनुसार तांबा के, बर्नी के अनुसार तांबा। ब में बर्नी या तांबा में भी ब आ रहा है, तो याद रखिए बर्नी के अनुसार तांबा और फरिश्ता के अनुसार कांसा का। तब MBT ने कौन सा सिक्का चलवाया था? तो कांसा के। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार। बर्नी के अनुसार कौन सा बना था? तांबा का। जिसे जो कांसा था वो चांदी के रुपया के बराबर था। कांसा जो था चांदी के रुपया के बराबर था, और तांबा जो था वो टंका के बराबर रुपया का था। और एक अति है, लेखक है या बोलिए नाम है थॉमस, एडवर्ड थॉमस। मोहम्मद बिन को कहता है प्रिंस ऑफ मन्योर्स, प्रिंस ऑफ मन्योर्स। तो किसने कहा MBT को कि प्रिंस ऑफ मन्योर्स की संज्ञा किसे दिया गया है? MBT को। किसने कहा था? थॉमस एडवर्ड, थॉमस एडवर्ड, एडवर्ड थॉमस, सॉरी एडवर्ड थॉमस। सांकेतिक मुद्रा को शुरू करने वाला इससे पहले भी था कुबलई खां। आज कुबलई खां की चर्चा था ना। कौन करता है? मार्को पोलो अपने यात्रा वृत्तांत में लिखवा है ना, यात्रा BTPC वाला में, ये कुबलई खां को अपना यात्रा वृत्तांत में वर्णन करता है। और एक और करता है किसका? विजयनगर साम्राज्य का चर्चा करता है, लिखवा दिए। तो एक था कुबलई खां और ईरान के शासक गजनी खां, 2 गो जो है ना इससे पहले सांकेतिक मुद्रा की व्यवस्था कर चुका था। तो कौन कौन? एगो कुबलई खां और एगो गजनी खां, एगो गजनी खां। चलो फंस कर दो, सटो निकल का जा बैठो। अरे आवो ना, वहां लौटा थी ना प्रधानमंत्री की सीट, प्रधानमंत्री जगह मिले तो आ गया। आदेश नहीं, रिक्वेस्ट है। चलिए इब्न बतूता तो जानबे करते हैं कहाँ से आया था? मोरक्को से 1333 में आया था। और इसे आते ही दिल्ली का कुछ नहीं है, काजी। काजी मतलब कुछ होता है न्यायाधीश, मतलब वही न्याय विभाग से संबंधित था। हाँ और 1342 में कहाँ भेज दिया गया? चीन। 1342 में हाँ इब्न बतूता का पुस्तक है रेहला, रेहला, हाँ रेहला पुस्तक है, इसके लेखक है इब्न बतूता। इसमें डाक व्यवस्था का चर्चा मिलेगा।
तो क्वेश्चन पूछ रहे था एक बार कि डाक व्यवस्था का चर्चा इन किन पुस्तकों में मिला था? तो किसमें? रेहला में। डाक व्यवस्था के अलावा कौन सी है सुनिए। डाक व्यवस्था के अलावा मोहम्मद बिन के समय जितने भी घटना हुआ, एमबीटी के समय सभी घटना वर्णन है। दूसरा डाक व्यवस्था का है। फिर तीसरा है गुप्तचर व्यवस्था के बारे में है, और डाक चौकियों का है, और विदेशी व्यापारियों का आवागमन की चर्चा है रेहला में। तो विदेशी व्यापारियों का आवागमन, एमबीटी के जीवनी के बारे में, डाक व्यवस्था और डाक चौकी, ये सब जो है किस पुस्तक में? रेहला में। किसमें? हाँ, डाक चौकी मतलब जैसे कैसे एक व्यवस्था जहाँ से संचार चारों तरफ वितरण किया जाएगा। हाँ, और इसके अलावा भी एक मिलता है, नगारा बजाते हुए जो है एक थी महिला को क्या किया गया? सती होते हुए दिखाया गया। नगारा बज रहा है, उधर महिला को जलाया जा रहा, मतलब सती हो जा रहा। सती मतलब होता है उसी को जला देना। हाँ, अपने पति के साथ। हाँ, मरने के पति के साथ जलाया जाता है। हाँ, मगर ये था, ये को बात सही था, ये कर लेता कि भाई सती होना है तो हमारा परमिशन ले, हमारा मन कहेगा तब हम देंगे आदेश, ना होगा तो न देंगे। तो ये भी एक तरह से ठीक होता है, एक तरफ से नहीं था। अब मान लीजिए जिससे दुश्मनी है तो जा, नहीं है तो चल छोड़, नहीं जाना। हाँ, राजा एमबीटी आदेश देगा। हाँ, मांगता था राजा से कि हमको जलना है, कि आपका परमिशन है, तो बोल दिया कि हाँ तो जलिए, और ना तो नहीं। लड़कियां बोलती थी कि हमको जलना है। हाँ, अरे उस समाज का प्रेशर होता था महिलाओं पे। पहले विधवा को, पहले जैसे अभी छुआछूत लोग समझता है ना, तो पहले वो लोग विधवा को छुआछूत समझता था। सफ़ेद साड़ी हम पहले फेमस था, लोग हमेशा में से सफ़ेद साड़ी पहनवाता था लोग ज़बरदस्ती। अब तो भाई धीरे धीरे जो पढ़ लिख गया तो। हाँ, चलिए, मोहम्मद बिन के समय एक जिया नकशवी, जिया नकशवी ये क्या करता है कि संस्कृत कथाओं को फारसी में अनुवाद करवाता है, और उसको नाम देता है तूती नामा। क्या नाम देता है? तो तूती नामा किसको किस में बदल दिया गया है? तो संस्कृत को फारसी में। संस्कृत को कौन बदला है? तो जिया नकशवी, जिया नकशवी, जिया नकशवी। किसके समय रहता था भाई? तो एमबीटी के समय में। और इसमें क्या मिलता है? तोता किसी पत्नी को बताता है, यात्री। हाँ, एक इसका एक प्रशिक्षित तोता रहता है, वो बताता है, विरहीन नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया। अब आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था। उसका नाम है जीन प्रभा सूरी। जीन प्रभा सूरी। तो जीन प्रभा सूरी का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। कौन बुलाता है इसको? एमबीटी अपने दरबार में सम्मानित करता है। कुछ था हाँ, जैसे वो सब दूसरे के भाग में बंटवे गया था। अरे एगो दिगंबर है, एगो श्वेतांबर। तब अभी इसमें तो क्लियर नहीं किया कि कौन है। इसके बाद 1351 में एमबीटी को 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट मृत्यु हो जाती है। कौन? थट्टा के निकट गोडाल में। तो एमबीटी की मृत्यु कब हो जाती है? 20 मार्च 1351 को। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दक्षिण भारत में कौन कौन? तो 2 साम्राज्य का गठन होता है। एक तो संगम वंश जो विजयनगर साम्राज्य, और एक था बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य महाराष्ट्र में। तो बहमनी साम्राज्य के संस्थापक हसन गंगू, क्यों? उसी को कहा जाता है अलाउद्दीन बहमद शाह। उसी को कहा जाता है हसन गंगू कहिए या अलाउद्दीन बहमद शाह की बात है। तो बोलेगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में किसने किया था? तो अलाउद्दीन हसन बहमद शाह या हसन गंगू कहिए। और 1336 में विजयनगर की स्थापना करता है हरियर और बुक्का। अपने पिता के नाम पर है संगम, और संगम वंश की स्थापना कर देता है। अब आते हैं, इसके मरने पर एक लेखक है बदायूनी, कहता है कि जिस तरह से यह माने इसको लोगों को से मुक्ति मिल गया और उसको इससे मुक्ति मिल गया। हाँ,
मोहम्मद बिन तुगलक से परेशान था कौन? वो, और उससे परेशान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये कथन कौन बोला था भाई? बदायूनी। कौन बोला था? बदायूनी। एमबीटी के गुरु का नाम था कौन ची? अलाउद्दीन। शेख अलाउद्दीन था। शेख अलाउद्दीन। एमबीटी के गुरु का क्या नाम था? शेख अलाउद्दीन। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर के मोइनुद्दीन चिश्ती। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और हाँ निजामुद्दीन औलिया। और निजामुद्दीन औलिया कितने शासकों के में देखा? 7। और अमीर खुसरो 8 को। गुरु अमीर खुसरो 8 बलबन से लेके एमबीटी तक ही था अमीर खुसरो 8। गुरु करता है कम और उसका चेला कर देता है ज़्यादा। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बड़ाइच में सलार मगूस गाजी के मगर पे जाने वाला पहला सल्तनत का शासक कौन था? एमबीटी। मतलब कोई के मस्जिद मकबरा पर जाने वाला पहला शासक कौन था? एमबीटी। कौन? और जब जाता है तो बाद में मकबरा भी बनवा देता है। क्या करता है? तो मकबरा किसका किसका बनवाता है भाई? तो निजामुद्दीन औलिया का और शेख रुकनुद्दीन का और एक मुल्तान आदि संतों के कब्र पर मकबरे बनवा देता है कौन? एमबीटी। कौन? एमबीटी। तो ये मेन फेमस याद देखिए, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कौन बनाता है? एमबीटी। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कौन बनाता है? इसी दिन एफएसटी क्या करता है? हाँ 20 मार्च को ही क्या करता है? गद्दी पर अभिषेक करवा लेता है। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो 2 बार अभिषेक करवाता है एफएसटी। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो 2 बार अभिषेक करवाता है एफएसटी। और मुगल वंश के भी एक करवाता है औरंगजेब। तो दिल्ली सल्तनत के 2 बार अभिषेक करवाना राजा फिरोज शाह तुगलक या एफएसटी। और औरंगजेब भी क्या करवाता है? 2 बार राज्याभिषेक करवाता है। औरंगजेब राज्याभिषेक नहीं करवाया। हाँ तो बोलेगा कि एफएसटी दिल्ली सल्तनत का अकबर इसी को कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर। और एमबीटी था ना अपने राज दरबार में होली मनाने के लिए फेमस बात ही कर लेता, अलाउ कर लेता। तो होली पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा शासक था जो होली में अपने आप को शरीक करता था, मतलब जाकर होली मनाता था प्रजा के साथ? तो मोहम्मद बिन तुगलक। एफएसटी जो है ये दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का अकबर, क्योंकि इसकी माँ जो थी क्या था? हिंदू थी और पिता जो था मुस्लिम था। इसलिए जब एक शुरू में करना चाहता था हिंदू लिए काम, मगर प्रेशर था मुस्लिमों का, इसलिए कुछ काम जो है ना हिंदू विरोधी विकार किया था। जैसे जजिया कर लागू किया था ब्राह्मणों पर, तो जजिया का लागू करने वाला पहला शासक कौन था? एफएसटी। कौन? एफएसटी। शुरुआत तो किया था उन्होंने, ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला है। और ये जो है ना कोची पर छोड़ दिया था ब्राह्मणों ने, बूढ़ा बच्चा व्यापारी, बूढ़ा बच्चा एक बार कोची था 2-3-4 को क्या कहते छोड़ दिया था। हाँ हाँ अब आते हैं तो 2 बार अभिषेक कौन करवाता है? एफएसटी। कौन? 2 बार, एक करवाता है मार्च में, दूसरा करवाता है अगस्त में। दोनों दिल्ली में करवाता है। हाँ नहीं, वहाँ पे ठट्टा में, पहला जो था ठट्टा में और दूसरा आके दिल्ली में, जहाँ राजधानी रहता है वहाँ पे। हाँ इसके समय, इससे पहले जो था एमबीटी के समय में 24 गो टैक्स था, उसको 24 गो में से 20 को ख़त्म करता है, 4 गो रखता है। क्या करता है? 4 गो। पहला खराज, जिसको बोलते हैं लगान, माने उसके समय में जो लगान लगाया जाता है उसको कहा जाता था खराज। एक होता है खुम्स, जो युद्ध में लूटे गए धन को कहा जाता है खुम्स। उसके बाद जजिया और जकात, जजिया जो लगाता था वो गैर हिंदू पे लगाया, गैर मुसलमान पे लगाया जाता था। जजिया जो लगाता था वो गैर मुसलमान पे, और जकात जो लगाता था मुसलमान पे लगाता था। मुसलमान पे धार्मिक कर और गैर मुसलमान पे धार्मिक कर लगाता था जजिया, और मुसलमान पे लगता था जकात। हाँ जकात 4 गो, खराज, खुश, जजिया, जकात।
खराज, खुश, जजिया, जकात। इसने सिंचाई, एक नया सिंचाई व्यवस्था भी कर लगाया था, जो होता था 1/10, 1/10। तो सिंचाई कर इसके समय कितना था 1/10। सिंचाई टैक्स जो था कितना था 1/10। 5 गो बड़ा नहर का निर्माण करवाता है ये FST। 5 गो बड़ा नहर और 300 नगर की स्थापना करवाता है। 5 बड़े नगर की स्थापना, हाँ नहर, और नगर जो है 300। नहर 5 गो और नगर 300। इनमें से नगर का नाम है, याद रखिएगा, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार, ये सब की स्थापना कौन करवाता है FST। अपने नमूने पर लमसम है। हाँ, और वही दिल्ली के एरिया के आसपास में है। जौनपुर कहाँ है, वही यूपी में है। जौनपुर दिल्ली भी है। जौनपुर यहाँ से बनारस से आगे बढ़िए ना, तो 8वां 10वां स्टेशन है। हम कुछ दिन पहले जौनपुर आके आए हैं। हिसार हरियाणा है। हाँ, वो तो हरियाणा में है। अरे यूपी में है, बनारस से यूपी में है कंफर्मेशन। बनारस से 100-150 किलोमीटर आगे है। चलिए आगे तो इधर, चलिए इधर देखिए, तो कौन कौन, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, बाद में 2 गो, बाद में पूर्व में 2 गो, पूर्व में फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर और हिसार, इस सब जो है स्थापना करवाया था कौन FST। इसके शासनकाल में एक लाया गया था स्तंभ, 2 स्तंभ, कहाँ से, पूर्व में 2 गो, फिरोजपुर, जौनपुर, बाद में 2 गो, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और एगो हिसार। 5 गो था जो नगर, जो फेमस जो था उसके FST करवाता है। दिल्ली से टोपरा लाता उठा के मेरठ में, हाँ, अशोक के शिलालेख है। अरे वही स्तंभ है, शिलालेख है। देखिए अभिलेख 3 प्रकार के होता है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ठीक ना। तो वो अभिलेख में ही सब आ जाता है। तीनों तो अभी तक तो ऐसा हमने किताब, अब वो छोटा बड़ा करिएगा तो बड़ा सब 6 हो जाएगा। चलिए, हाँ, तो मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ अभिलेख को कौन लाया था, तो FST कहाँ लाया था, मेरठ में। कहाँ पे, मेरठ में। कहाँ से लाया था, टोपरा से लाके स्थापित किया था, दिल्ली के आसपास में या हरियाणा। अब आते हैं, इसने जो है मुसलमान विधवाओं और महिलाओं को, विधवाओं के लिए जो है ना एक विभाग की स्थापना किया, जिसे दीवान-ए-खैरात कहा जाता है। दीवान-ए-खैरात मतलब दान व्यवस्था के लिए कौन सा विभाग की स्थापना, दीवान-ए-खैरात। दीवान-ए-खैरात को किसने स्थापित किया था, FST। हाँ, FST ने। उसके बाद इसी के समय सबसे ज़्यादा गुलाम रहता है FST के समय, 1,80,000। तो सबसे ज़्यादा बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो है गुलाम किसके शासनकाल में, FST के शासनकाल में। 1,80,000, 1,80,000। हाँ, गुलाम दास, उसी को ना कभी कभी फारसी भाषा में बदंगा कहा जाता है। लिखा हुआ पढ़ रहे हम लोग, हम बदंगा। आगे आते हैं, दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह ने दीवान-ए-बंदगान की स्थापना करता है। इसको दासों को देख रेख करने के लिए क्या करता है, एक विभाग की स्थापना करता है। उसका नाम क्या है, दीवान-ए-बंदगान। और दिल्ली सल्तनत में यह पहला शासक था FST जो क्या करता है, सैन्य पद को वंशानुगत बना देता है। वंश मतलब हमारे बेटा सैनिक बनेगा, हाँ, मतलब वंश के आधार पर सीधा अनुवांशिक गुण समझिए। अनुवांशिक होता है ना कि हमरा में तो, हमारे बेटा में तो इससे बढ़ते जाएगा, तो वैसे सीधा राजतंत्र में भी होता है। तो सैन्य पदों को वंशानुगत बनाने वाला पहला शासक FST, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक FST। हाँ, इसकी आत्मकथा का नाम है
फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात फंस जाइएगा, याद रखिएगा। तारीख फिरोज शाही के लेखक है कौन? बर्नी। तारीख फिरोज शाही के लेखक है बर्नी। मगर यहाँ देखना है कि फतुहात ए फिरोज शाही है। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक का। आत्मकथा के गो है? एगो तो एफएसटी का, एगो बाबर का, एगो हो गया जहांगीर का, और एगो शाहजहां भी। अकबर नहीं अपना आत्मकथा लिखा, शाहजहां शुरू करता मगर उसका पूरा करवाता कोई और, इनायत खां पूरा करवाता। तो 4 गो याद रखिएगा। पहला एफएसटी, उसके बाद बाबर, उसके बाद देखो जहांगीर नामा, और एगो है शाहनामा जो शुरू करता है मगर उसको पूरा करवाता है इनायत खां। हाँ 4 गो क्या चलिए आगे थे। तो इसके जो ये अपने कौन सा इसके आत्मकथा का क्या नाम था? फतुहात ए फिरोज शाही। एफएसटी के आत्मकथा का नाम फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही। इसी के दरबार में रहता था एक और लेखक हैं शम्स ए सिराज और जियाउद्दीन बर्नी। 2 गो इसके कौन बर्नी और शम्स ए सिराज। शम्स ए जो अफ्रीका को अपना संरक्षक, शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षक मानता था। हाँ अफीफ। इसने ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया था। कौन सा? पुस्तकालय था, उसको क्या करता है? लुटवा देता है और उसमें से 1300 ग्रंथ निकालता है, बुक, और उसको क्या करता है कि फारसी में अनुवाद करवाता है। दलायते ये कुछ ही नाम में, हाँ दलायते फिरोज शाही में। इसको किस नाम में चेंज करवाता है? तो दलायते फिरोज शाही, दलायते। तो 1300 ग्रंथ को फारसी अनुवाद में करवा कर क्या नाम देता है? तो दलायते ये फिरोज शाही। और इसके लेखक है अपाउद्दीन। तो दलायते फिरोज शाही के लेखक दलायते फिरोज शाही के लेखक है अपाउद्दीन। तो ये दलायते फिरोज शाही क्या है? तो 1300 ग्रंथों का संग्रह। किस भाषा में भाई? तो फारसी भाषा में। ये लेखक कौन है? अपाउद्दीन। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा लिया हुआ, पूरा थोड़ी कर देगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट अगर लेके एगो बना दिया। चलिए कहते हैं इसने 2 गो सिक्का जारी करवाया था, अद्धा और विक। अद्धा जो था चांदी का सिक्का था और विक जो था तांबे का। तो एफएसटी ने 2 गो, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एफएसटी ने कौन सा सिक्का जारी करवाया? तो दिले रहेगा कोई वाला, कांसा, फरिश्ता कांसा और तांबा वाला। तो ये अद्धा और विक, अद्धा था चांदी से बनाता था और विक बनता था तांबा का। अद्धा बनता था चांदी का और विक बनता था तांबा का। उसमें फरिश्ता के अनुसार कांसा था जो चांदी के बराबर था, और बर्नी के अनुसार था तांबा जो टंका के बराबर था। हाँ फिरोज शाह इसका मृत्यु हुआ था 1388 में। 1388 में। तो एफएसटी की मृत्यु 1388 में। और इसमें के समय में एगो था बना हुआ एगो मकबरा था, खान ए जहां तेलंगानी। इसको जो है ना, इसको बराबर माना जाता है। एगो यहाँ पे जेरूसलम में एगो मस्जिद है, उसके बराबर माना जाता है। उसका नाम है उमर के मस्जिद से बराबरी किया जाता है। किसका? तो एफएसटी के शासनकाल में बना एगो मस्जिद है खान ए जहां तेलंगानी। ये जो था ना उसका बराबरी करता है, वैसा ही बनाया गया। तेलंगाना में नहीं, नाम तेलंगानी है, दिल्ली में पहुंचेगा। एफएसटी ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह तुगलक करने वाला। ये फिरोज शाह तुगलक कोटला जो है ना जो हाँ, तो उसकी स्थापना कौन करवाता है? एफएसटी। कौन? एफएसटी। अब उसका रंजिटली कर दिया गया ना। तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जिसका सबसे छोटा कार्यकाल है या छोटा क्षेत्र में दिल्ली से पालम तक। तो पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन है कि नसरुद्दीन इन शासकों में सबसे दिल्ली से पालम तक कौन शासन किया है? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक। एगो है नसरुद्दीन महमूद था ना जो टोपी से जेवा करता था, किसी में गुलाम वंश में। इनमें है नसरुद्दीन महमूद तुगलक, जो इसके कहाँ से
दिल्ली से पालम तक इसका शासन का। हाँ वस्तु, हाँ बस पालम लगता है वही क्या दिल्ली का बॉर्डर है। बॉर्डर में, वहाँ से एकदम छोटा सा क्षेत्र में करता है। ना उत्तराखंड में नहीं है। नहीं ये बॉर्डर एरिया। हाँ वहीं पे दिल्ली में है, छोटा क्षेत्र में, दिल्ली में स्टार्ट होगा दिल्ली में, इसीलिए तो कहा जाता है सबसे छोटा काका। और इसी नसरुद्दीन महमूद तुगलक के कार्यकाल में तैमूर लंग आक्रमण करता है। तैमूर लंग 1398 में, 1398 में। हाँ तो बताना है कि नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कौन शासन आक्रमण करता है? तैमूर लंग। कौन? कब? 1398 में। और नसरुद्दीन के समय ही मलिक शकूर की उपाधि धारण करके हिजरा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतः राज्य की स्थापना करता है। तो जौनपुर की स्थापना किसने किया? मलिक सरवर। जौनपुर की स्थापना मलिक सरवर। अब इस तरह से थोड़ा इसके में देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, खुसरो खां की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक बैठता है। 5 सितंबर को हत्या करता है, 8 सितंबर को गद्दी बैठ जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जो नहरों का निर्माण करवाने वाला था। क्या करा था? और ये जो अलाउद्दीन खिलजी जो लिया था भूमि ने अपने अंदर में, सेंट्रल में, वो लेके क्या करता है? सबको दे देता है। उसके बाद ये क्या करता है भाई? 1325 में इसकी मृत्यु जाती है। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जाती है। कैसे भाई? तो बंगाल को अभियान के जीत कर आ रहा था ना, तो बीच में लकड़ी के महल बने रहता है जूना खान, उसी में दबकर मर जाता है। उसके बाद वही 1325 में बैठता है कौन? एमबीटी। कौन बैठता है? एमबीटी। हाँ एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित और योग्य शासक था, पढ़ा लिखा भी सबसे ज़्यादा, मगर जो भी काम किया वो असफल रहा। 4 काम यह इसका याद रखना है। पहला, दुआब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासील और कराचिल के अभियान। ये चारों का चारों क्या हो गया? असफल हो गया। उसके बाद क्या होता है? तो एमबीटी में जो है बचपन, इसमें शुरुआत में इसका नाम था उल्लुक खां या जूना खान। उल्लुक खां या एक बलबन को भी हम उल्लुक खां जो उपाधि देता है, उसका दामाद। हाँ, इसको सन की भरी की मैंने कि ना किसी से पूछता था ना कुछ करता था, अपने मन में जो है वो कर देता, इसीलिए इसको कहा जाता था स्वप्नशील, रक्त पिपासु या पगला कहा जाता था। हाँ, कृषि के लिए एक नया विभाग की स्थापना करता है अमीर ए कोई। तो अमीर ए कोई की स्थापना किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, अमीर ए कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ बदल देता है? देवगिरी, जो बाद में उसको नाम दे देता है दौलताबाद। हाँ, अपने मालिक को 2 कपड़ा देता था, ठंडा में पहनने वाला अलग ठंडा वाला और गर्मी में पहनने वाला गर्मी। इसी में कहा जाता है कि अपने एक डाक प्रबंध में व्यवस्था है कि इसके लिए आता था कोई चीज, फल आता था कहाँ से? खुरासान से। और गंगा जल पीने के लिए गंगा जल का मंगाता था। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसमें करवाता है, कांसा और तांबा का। कांसा फरिश्ता के अनुसार, तांबा बर्नी के अनुसार। हाँ, और इसी में जो कांसा जो था वो चांदी का था और तांबा था वो टंका के बराबर था। इसमें एक और था लेखक एडवर्ड थॉमस, इसने प्रिंस ऑफ मैन्योर्स की संज्ञा दिया है एमबीटी को। प्रिंस ऑफ मैन्योर्स किसे कहा जाता है? तो एमबीटी को। किसे कहा जाता है? और हाँ, जीन प्रभा सूरी को जो सम्मानित करवाता है। इससे पहले कुबलई खां और गजनी खां सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कर ले रहता है। कुबलई खां और गजनी खां। इसी के शासनकाल में आता है कौन? इब्न बतूता 1333 में, जिसको बाद में 9 साल के बाद भेज देता है कहाँ पे? चीन भेज देता है। कहाँ भेज देता है? चीन में। हाँ, इब्न बतूता के पुस्तक का नाम है रेहला। रेहला में मिलता है कोची का वर्णन? पहले तो इसका जीवनी मिलता है एमबीटी का। हाँ, उसके बाद डाक व्यवस्था, डाक चौकी, उसके अलावा लड़की को जो है लड़कियां को नगारा बजाते उस सती को दिखाया गया है। ये सब किस में? रेहला में। किसमें? रेहला में मिला। उसके बाद इसके समय में था एक तुगलक के समय, एमबीटी के समय में था एक व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं को कोचिंग बदला था फारसी में, और उसका नाम दिया था तूतीनामा। क्या नाम दिया था? तूतीनामा। और उसके लेखक है जिया नकशबी। तो तूतीनामा के लेखक है जिया नकशबी। तूतीनामा के लेखक है। इसमें कहा जाता है कि एक तोता होता है जो सिखाया रहता है, वो क्या करता है? एक यात्रा वृत्तांत, मतलब एक पत्नी का पति जो है गया रहता है यात्रा पर, तो उसका यात्रा बताता है। इसी का वर्णन इसमें। तो जिन प्रभा सूरी के बारे में तो हो गया था। 1351 में ये मर जाता है, 13 थट्टा के पास। 1351 में एमबीटी की मृत्यु जाती है। और हाँ,
20 मार्च 1351। और इसी के शासनकाल में 2 साम्राज्य बनता है, एक विजयनगर साम्राज्य और एक बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य और 1336 में विजयनगर साम्राज्य, 1347 में बहमनी साम्राज्य। 36 में हरियर और बुक्का, बहमनी में हसन गंगू या अलाउद्दीन बहमन शाह। इसी के मरने के बाद बदाऊनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, दोनों। हमरा से परेशान आप है, आपसे परेशान हम है। ये कथन बोला था कौन? बदाऊनी बोला था एमबीटी के बारे में। हाँ, इसके बाद कौन बैठता है? इसने दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसका एक गुरु था शेख अलाउद्दीन, और यह पहला शासक था जो किसी के मकबरे पे गया था। और अलाउद्दीन किसका? निजामुद्दीन औलिया के मकबरा को बनाए भी थे, निजामुद्दीन औलिया के मकबरा को भी बनवाए थे। और इनके बाद बैठता है कौन? FST, जो पहला बैठते हैं कौन सी? मार्च में 30 में राज्यसभा करवा लेते हैं, और दूसरा दिल्ली में सितंबर में, अगस्त में 1351 में गद्दी पर। तो दिल्ली सल्तनत का में वह शासक जो 2 बार राज्याभिषेक करवाता है FST, तो 2 बार अभिषेक करवाने वाला FST। उसके बाद इसके साम्राज्य में एमबीटी के समय में 24 गो टैक्स था, उसको हटाता है और 4 गो रखता है। कौन सी? खराज, खुश, जजिया, जकात। खराज, खुश, जजिया, जकात हो गया। उसके बाद इसने क्या करता है कि नवीन कर लगाता है, सिंचाई का, कृषि कर, हाँ सिंचाई का, जो 1/10 होता था, 1/10। इसके शासनकाल में 5 गो बड़ा नहरों का निर्माण करवाया और 300 नगरों का। तो नगरों में फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजाबाद। ये करता है कौन? FST। कौन करता है? नहर 5 गो प्रमुख, और नगर में 300। इसने मुस्लिम विधवाओं के लिए एक अनाथ आश्रम खोलता है जिसका नाम देता है दीवान खैरात, और दास प्रथा को देखभाल के लिए दीवान बंदगान, दीवान। इसी के शासनकाल में 2 गो रहता है, बर्नी और शमशिराज। इसकी आत्मकथा का नाम है फतुहात फिरोजशाही। FST के आत्मकथा का नाम फतुहात फिरोजशाही। इसी के दरबार में यह क्या करता है कि ज्वालामुखी जो मंदिर होता है उसके पुस्तकालय को लुटवा देता है और 1300 ग्रंथ निकालता है, उसको फारसी में अनुवाद करवाता है। दलायते फिरोजशाही में, दलायते जो लेखक है अपाउद्दीन। इसने 2 गो सिक्का जरबारी करवाता है, अद्धा और चांदी के अद्धा, और विक होता है कोची के? तांबा का, विक होता है तांबा का। 1388 में ही मर जाता है, 1388 में। चलिए अब हम लोग का अगला होमवर्क रह जाएगा कल का, सैयद वंश 14 से 51 पूरा खत्म कर दीजिए इसका। हाँ, सैयद वंश है, लोधी वंश है, और लोधी वंश के बाद थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। कहाँ तक है? ये जो दिया हुआ है ना विभिन्न विभाग है की स्थापना, वो याद कर लीजिएगा। सल्तनत काल के शासन व्यवस्था में यह जो 2 गो है, इसको याद